कुछ इमारतें मिट्टी से नहीं बनती, वो बनती हैं उन चीखों से जो दीवारों में कैद हैं। हेलो, मैं शिवराज हवेली से बोल रहा हूं। मेरी टीम के 3 लोग गायब हो गए हैं। मैंने दरवाजे बंद किए थे, लेकिन वो खुद ब खुद खुल गए। कुछ अंदर है। तू वहां मत जा बेटा, वो हवेली नहीं, जिंदा चीज है। तेरा जाना एक दरवाजा फिर से खोल देगा। कहानियां हैं बाबा, हवेली भी अब होटल बनने वाली है। ये कौन सी नींव है? ये तो नक्शे में नहीं थी। दीवार पर कुछ लिखा है। खून से 13वीं नींव फिर से जाग रही है, और अब कोई नहीं बचेगा। कुछ इमारतें मिट्टी से नहीं, मौत से बनी होती हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों के बीच बसी थी शिवराज हवेली, एक विशाल वीरान और डरावनी हवेली जो पिछले 150 सालों से खाली पड़ी थी। गांव वाले इसे शापित धरती कहते थे। इस हवेली के पास से भी गुजरने से लोग डरते थे। ऐसा कहा जाता था कि रात में यहां से किसी के रोने और जंजीर घसीटने की आवाजें आती हैं। सरकार ने इस पुरानी हवेली को एक हेरिटेज होटल में बदलने का फैसला किया। इसके लिए चुना गया देश का मशहूर आर्किटेक्ट औरव मेहरा, जिसने कई पुरानी इमारतों को नए रूप में पुनर्जीवित किया था। औरव अपनी टीम के साथ टीना, इंटीरियर डिजाइनर, नीरज, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, रेहान, ड्रोन कैमरा ऑपरेटर और विद्या, लोकल गाइड, हवेली पहुंचा। गांव से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर जंगलों के बीच स्थित थी यह हवेली। ज्यों-ज्यों टीम ऊपर चढ़ती गई, मौसम ठंडा होता गया, कोहरा घना होने लगा और रास्ते की चुप्पी असहज कर देने वाली थी। हवेली के पहले दर्शन ही अजीब थे। लोहे का बड़ा गेट खुद ब खुद चरमरा कर खुल गया। भीतर से सड़ी हुई लकड़ी की गंध और बर्फ जैसे ठंडे हवा का झोंका निकला। बड़ा सा आंगन था जिसके बीचों बीच एक सूखा कुआं पड़ा था। चारों तरफ की दीवारों पर पुराने समय की नक्काशी थी। शिकार, युद्ध, अनुष्ठान और कुछ अजीब चेहरों की आकृतियां। हर कोने से लगता था जैसे कोई देख रहा हो। विद्या ने धीरे से कहा, इस हवेली की 13वीं नींव किसी जिंदा इंसान से भरी गई थी। वो आत्मा अब तक यही है। आरव हंसा। भूत प्रेत नहीं होते, सिर्फ कहानियां होती हैं। लेकिन हवेली चुप थी, जैसे उसकी कहानी अभी बाकी थी। टीम के भीतर जाते ही हवेली का भारी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। एक गूंजती हुई आवाज ने पूरे परिसर में हलचल पैदा कर दी। रेहान ने तुरंत अपने कैमरे ऑन कर दिए और ड्रोन उड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ड्रोन हवेली के अंदर गया, उसकी फीड कट हो गई। स्क्रीन पर बस फटी फटी सी एक इमेज आई, एक परछाई जो उल्टी दीवार पर रेंग रही थी। टीना ने डर के मारे कैमरा नीचे रख दिया। नीरज ने मजाक में कहा, कम ऑन यार, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कभी कभी सिग्नल ड्रॉप हो जाता है। विद्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हवेली हर बाहरी चीज को नकार देती है। जो अंदर आ गया वो ही उसी का हिस्सा बन जाता है। आरव ने सबको आश्वस्त किया, हम यहां डरने नहीं, डिजाइन प्लान बनाने आए हैं। टीम ने हवेली का सर्वे शुरू किया। ग्राउंड फ्लोर पर 3 बड़े हॉल, कुछ टूटे फूटे कमरे और पीछे एक बड़ा बाग था जहां पेड़ों पर सफेद कपड़े झूल रहे थे, जैसे किसी रस्म के बाद छोड़ दिए गए हों। जब टीम बेसमेंट की ओर बढ़ी तो नीचे उतरते ही एक गंध ने सबको रोक दिया। वो बदबू जैसे किसी पुरानी लाश की। लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक टूटी हुई अलमारी और दीवार पर लिखा एक वाक्य, 13 अभी पूरी नहीं हुई। अचानक हवा का झोंका आया और उसी अलमारी से एक पुरानी किताब जमीन पर गिर गई। किताब खून से सनी हुई थी। उसके अंदर रखी थी एक पुरानी तस्वीर जिसमें 5 आदमी खड़े थे और एक बच्चा जो कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था।
बल्कि ऊपर किसी छत की ओर। टीना ने धीरे से कहा, यह तस्वीर अजीब है। इस बच्चे की आंखें लाल हैं। रेहान ने कैमरा क्लोजअप किया और जैसे ही झूम किया, स्क्रीन ब्लैंक हो गई और एक डरावनी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। चीख किसी महिला की थी और वो आवाज बेसमेंट के उस बंद कमरे से आ रही थी जो जंजीरों से बंद था। आरव ने जंजीर को छूते हुए कहा, कल सुबह इसे खोलते हैं। लेकिन तब तक जंजीरें खुद खुल चुकी थीं। दरवाजा कड़ाक से खुला और अंदर सिर्फ अंधेरा था। अंधेरा जो देखता था। अंधेरे कमरे का दरवाजा जैसे ही खुला, एक गाढ़ा कोहरा पूरे बेसमेंट में फैल गया। कमरे के भीतर से सर्दी की ऐसी लहर निकली कि टीना ने कांपते हुए खुद को सिकोड़ा। रेहान ने टॉर्च जलाई। उसका कमजोर प्रकाश दीवारों पर टकराकर बुझ सा गया। दीवारें गीली थीं और उन पर हाथों की छापें थीं, छोटी बड़ी, कुछ नीचे की ओर खिसकती हुई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दीवार से बाहर निकलने की कोशिश की हो। नीरज ने सरसराती आवाज में कहा, ये दीवारें सांस ले रही हैं। तभी किताब वाला बच्चा, जिसकी तस्वीर उन्हें बेसमेंट में मिली थी, अचानक रेहान के कैमरे में फिर दिखाई दिया। मगर अब वो अकेला नहीं था। उसके पीछे खड़ी थी एक महिला, सिर झुका हुआ, बाल चेहरे पर बिखरे और सफेद साड़ी में लिपटी। उसका चेहरा कैमरे पर आते ही स्क्रीन ब्लर हो गई। रेहान ने कैमरा नीचे किया, लेकिन स्क्रीन पर बस एक शब्द चमका, 13वीं। उसी समय एक जोर की आवाज आई, जैसे जमीन के नीचे कुछ टूट रहा हो। पूरा बेसमेंट थोड़ी देर को हिल गया। दीवारों में दरारें आ गईं और उन दरारों से खून रिसने लगा। विद्या चीख उठी, ये नींव फिर से जाग रही है। आरव ने दीवार छूते हुए कहा, ये दरारें कोई स्ट्रक्चरल फेलियर नहीं है, ये कुछ और है। टीना पीछे हट गई और बोली, हमें यहां से जाना चाहिए। ये जगह जिंदा है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। हवेली के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। बाहर जाने का हर रास्ता सील हो गया था। मोबाइल नेटवर्क गायब था और ड्रोन वो बेसमेंट की छत पर चिपका हुआ था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे कुचल दिया हो। विद्या ने कांपती आवाज में बताया, शिवराज हवेली को बनाते वक्त 13 नींवें रखी गई थीं। 12 आम थीं, लेकिन 13वीं में जिंदा इंसान को दफनाया गया, एक बलि, जिसे रहवास की आत्मा कहा गया। आरव ने सवाल किया, क्यों? विद्या बोली, क्योंकि उस जमीन पर पहले से ही कुछ था जिसे शांत करने के लिए बलिदान जरूरी था। रेहान ने दीवार की तरफ इशारा किया। वो देखो, दीवार में एक चेहरा उभर रहा था, हड्डियों जैसा, मगर आंखें जिंदा। वो चेहरा धीरे धीरे दीवार से बाहर आ रहा था, जैसे कोई कैद आत्मा छूटने की कोशिश कर रही हो। नीरज ने तुरंत एक लोहे की रॉड उठाकर दीवार पर मारा, मगर दीवार से खून की धार निकली और वो चेहरा और उभर आया। अब हवेली की जमीन से कुछ गूंज रहा था, एक लोरी जो उल्टी भाषा में गुनगुनाई जा रही थी। टीना ने अपने कान बंद कर लिए। ये आवाज दिमाग में घुस रही है, जैसे कोई यादें दिखा रहा हो। फिर सबने देखा एक फ्लैशबैक विजन, हवेली के निर्माण का दृश्य, मजदूर, राजमिस्त्री और एक तांत्रिक जो नींव के पास खून से लकीरें खींच रहा था। अचानक फ्लैशबैक टूटा, सबके चेहरों पर पसीना, दिलों की धड़कनें तेज। विद्या ने गंभीर होकर कहा, जब तक 13वीं नींव की सच्चाई बाहर नहीं आएगी, हवेली चैन से नहीं बैठेगी। आरव अब भी सोच में था, तो हमें क्या करना होगा? विद्या बोली, हमें नींव तक जाना होगा जहां वो आत्मा बंधी है। लेकिन हवेली अब उन्हें खुद वहां ले जाने को तैयार थी। बेसमेंट की दीवार खिसकने लगी और नीचे एक सीढ़ियां प्रकट हुई, अंधकार में उतरती हुई। अगला कदम अब मौत की ओर था। हवेली की दीवार अपने आप खिसकी और एक संकरी पत्थर की बनी पुरानी सीढ़ियां दिखाई दी। वो नीचे अंधेरे में कहीं खोती जा रही थीं, जैसे उनकी कोई मंजिल ही ना हो। टीना ने थरथराते हुए कहा, इतनी गहराई, ये तो किसी प्लान में नहीं था। विद्या बोली,
यह हिस्सा कभी नक्शों में नहीं दिखा, शायद इसे जानबूझकर छुपाया गया था। आरव ने टॉर्च जलाकर सीढ़ियों की ओर देखा। दीवारों पर समय की परतें चढ़ी थीं और हर कुछ कदम पर कोई न कोई अजीब आकृति खुदी हुई थी, कुछ मानव, कुछ पशु और कुछ अनजानी। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, हवा गाढ़ी और भारी होती गई। सांस लेना मुश्किल लगने लगा। एक ठंडक थी, लेकिन वो मौसम की नहीं, मौत की थी। रेहान ने पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियां ऊपर की ओर अब दिखाई ही नहीं दे रही थीं, बस काला अंधकार। हम फंस चुके हैं, उसने बुदबुदाया। सीढ़ियों के अंत में एक चौड़ा कमरा था, बिल्कुल गोल आकार का। बीचों बीच एक गड्ढा था जिसके चारों ओर 13 पत्थर के खंभे खड़े थे। हर खंभे पर खून के धब्बे और नाम खुदे हुए थे। विद्या ने पढ़ना शुरू किया। बलि 1, नौकर। बलि 2, रसोइयां। बलि 13, निर्दोष बालक। टीना ने डरते हुए कहा, इनमें से हर खंभा किसी की मौत का निशान है। आरव ने दीवार पर एक लाल चमक देखी। वहां एक नजर जैसी आकृति खुदी थी और उसके नीचे एक छोटा सा ताबूत। नीरज ने कहा, क्या ये वही जगह है? 13वीं नींव। तभी पूरे कमरे में गूंजती हुई गड़गड़ाहट हुई। खंभे हिलने लगे और उस गड्ढे से एक चीख निकलकर पूरे कमरे में फैल गई। न इंसानी, न जानवरों जैसी, बल्कि एक ऐसी आत्मा की जिसे सदियों से कैद किया गया हो। फर्श में दरारें पड़ने लगीं। खून की धाराएं उन दरारों से बाहर आने लगीं। रेहान ने कैमरा घुमाया और उसके लेंस में दिखाई दी वो परछाई, एक कंकाल जैसी आकृति जिसकी पीठ से कांटों जैसे छिलके निकले हुए थे और आंखें सीधी कैमरे में झांक रही थीं। तुमने उसे जगा दिया है, विद्या की आवाज कांप रही थी। किसे? आरव ने पूछा। जिसे दफन किया गया था वो अब उठ चुका है। गड्ढे से एक छोटी सी आकृति बाहर आई, वही बच्चा जिसे उन्होंने तस्वीर में देखा था, लेकिन अब उसकी आंखें गहरी काली थीं और चेहरे पर सैकड़ों दरारें। बच्चा सीधा टीना की ओर देखा और फुसफुसाया, 13 पूरी नहीं हुई थी, अब तुम बनोगी 13वीं। टीना चीखते हुए पीछे हटी, लेकिन उसका पांव खून में फिसला और वो गड्ढे के पास गिर पड़ी। बच्चा हवा में गायब हो गया और एक अदृश्य ताकत ने टीना को घसीटना शुरू कर दिया। नीरज और आरव ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, दोनों को जोर का झटका लगा, जैसे बिजली का करंट हो। तभी दीवार पर जली हुई लिपि में कुछ लिखा उभरा। जिसने देखा वो छुप नहीं सकता। विद्या चिल्लाई, हमें इस रस्म को उल्टा करना होगा, नहीं तो हवेली हमें बाहर नहीं जाने देगी। आरव ने ताबूत को उठाया जिसमें पुराने समय की राख भरी थी। उसके नीचे एक सिक्का रखा था जिस पर लिखा था, वह जो बलि है वही मुक्ति है। अब उन्हें समझ आ गया था, किसी को इस आत्मा की जगह लेनी होगी, लेकिन कौन? कमरा हिलने लगा। दीवारों पर लाशें उभरने लगीं, जैसे पत्थरों से कोई निकल रहा हो। और तभी सीढ़ियों की ओर वापसी का रास्ता फिर खुल गया, मगर वो रास्ता अब वैसा नहीं था। अंधेरे कमरे से बाहर निकलते ही जैसे हवेली की हवा ही बदल गई थी। टीम के चेहरे पर खून का बहाव नहीं था, मगर उनकी आंखें सुनी खोई हुई कुछ और ही कह रही थीं। आरव, टीना, नीरज और रेहान चारों बाहर तो निकल आए थे, पर विद्या वो वहीं नीचे छूट गई थी, या शायद उसने खुद को छोड़ दिया था। जब आरव ने जमीन पर पड़े एक पायल को देखा, उसे समझ आ गया वो लौट नहीं पाई। हवेली के ऊपरी हिस्से में लौटते हुए टीना लगातार बुदबुदा रही थी, 13वीं पूरी हो चुकी है, अब सब ठीक होगा, अब कोई दर्द नहीं। रेहान चुपचाप कैमरा लिए पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन उसका कैमरा अब रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, वो सीधा लाइव फीड भेज रहा था, हवेली के उस हिस्से को जो कभी दिखाई नहीं था। नीरज बार बार अपनी हथेली पर कोई निशान रगड़ने की कोशिश कर रहा था। जब आरव ने गौर से देखा, वहां किसी दरवाजे जैसा आकार बना हुआ था खून से, और वो आकार हर बार उसकी चमड़ी में वापस उभर आता। आरव ने खुद को संयम में रखा। उसे समझ में आ रहा था कि उनकी टीम बदल चुकी है, मगर कैसे? उस रात हवेली में बिजली चली गई। हर कमरे में सिर्फ एक लालटेन टिमटिमा रही थी और उसकी रोशनी में परछाइयां जिंदा हो गई थीं। रेहान अपने कमरे में अकेला बैठा था, कैमरा ऑन था। स्क्रीन पर दिखा एक चेहरा उल्टा लटका हुआ।
जो दीवार से झांक रहा था, लेकिन जब वो मुड़ा वहां कोई नहीं था। टीना ने शीशे में खुद को देखा, लेकिन उसकी परछाई उसके साथ हिल नहीं रही थी। वो अपनी आंखें रगड़ती रही, लेकिन परछाई उसी की ओर झुककर मुस्कुरा रही थी। नीरज ने दीवार में से आवाजें सुनी, जैसे कोई बच्चा गा रहा हो, तेरा कदम तेरा छांव, तेरा पार दे दे ठाव। वो बदहवासी में अपने कमरे से भागा और सीधा आकर आरव के कमरे में घुसा। हवेली हमें जाने नहीं दे रही, उसने कांपते हुए कहा। आरव ने गहरी सांस ली। हम में से कुछ अब वैसे नहीं रहे, उसने कहा। तू क्या कहना चाहता है? नीरज चिल्लाया। टीना, उसका व्यवहार बदला है। रेहान भी कुछ छुपा रहा है। उसी वक्त हवेली के सबसे ऊपरी माले से एक खिड़की अपने आप खुल गई और किसी के गिरने की आवाज आई। वे भागते हुए ऊपर पहुंचे। नीचे आंगन में सफेद कपड़े के बीच पड़ा था एक शरीर। टीना थी। उसकी आंखें अब भी खुली थीं और होंठों पर थी मुस्कान, एक शांत, ठंडी और बेहद डरावनी मुस्कान। उसके पास ही पड़ी थी वो पुरानी तस्वीर, वही बच्चा, अब बिना चेहरा। आरव ने बुदबुदाया, 13वीं नींव पूरी नहीं हुई थी, ये बलि अभी बाकी थी। नीरज ने थरथराते हुए कहा, अगर ये सब सच है तो अगला कौन है? तभी आरव के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, ड्रोन का लाइव फीड जो खुद से उड़ चुका था। स्क्रीन पर एक नई जगह दिख रही थी, हवेली की तहखाना, जहां एक और दरवाजा खुल रहा था और भीतर से कोई फिर बाहर आ रहा था। हवेली की दीवारें अब केवल ईंट और पत्थर नहीं थीं, वे एक जीवित संरचना की तरह सांस ले रही थीं। हर कोना, हर दरवाजा जैसे किसी भूले हुए समय की पुकार बन गया था। टीना की मौत के बाद माहौल और भारी हो गया था, मगर सबसे विचित्र बात यह थी, उसके शरीर को देखने के कुछ देर बाद वो गायब हो गया। रेहान अब भी चुप था, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि उसने कुछ ऐसा देखा है जिसे शब्द नहीं दे सकता। नीरज ने एक पुरानी नक्शे की प्रति निकाली जो बेसमेंट से मिली थी। उस पर 13 कमरों का जिक्र था, जबकि उन्हें सिर्फ 12 ही दिखाई दिए थे। आरव ने कहा, 13वां दरवाजा अब भी खुला नहीं, शायद इस सब का जवाब वही है। विद्या ने कांपते हुए कहा, 13वां दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वो सुनता है सिर्फ उन्हें जो भीतर जा चुके हैं। रेहान अचानक उठा और बोला, मैंने उसे देखा है, उस बच्चे को। उसके पास चेहरा नहीं था और वो मुझे दरवाजे की ओर इशारा कर रहा था। आरव ने तय किया, वे उस दरवाजे को खोजेंगे। हवेली की तीसरी मंजिल के एक टूटे गलियारे में एक दरवाजा था, लकड़ी सड़ी हुई। उस पर लिखा था, जिसे सुन सको वही सच है। दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया। अंदर एक संकरी सीढ़ी नीचे जाती थी, काफी नीचे। वहां से ठंडी हवा नहीं, बल्कि गर्म सांसें आती थीं, जैसे कोई नीचे इंतजार कर रहा हो। टीम ने मशालें जलाई और उतरना शुरू किया। हर सीढ़ी के साथ दीवारों पर पुराने नाम खुदे हुए थे। फिर आया एक गलियारा, दोनों ओर बंद दरवाजे। हर दरवाजे के पीछे कोई फुसफुसा रहा था, नाम पुकार रहा था। टीना की आवाज, विद्या की हंसी और मां की लोरी। रेहान ने एक दरवाजा खोला और अंदर कदम रखते ही गायब हो गया। आरव ने दौड़कर दरवाजा बंद किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ 2 बचे थे, आरव और नीरज। और सामने था वो आखिरी दरवाजा, जिस पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक हथेली का उल्टा निशान। हमेशा से यही था, आरव ने धीरे से कहा। नीरज कांपते हुए बोला, क्या ये 13वीं नींव है? और दरवाजा खुद खुल गया। अंधेरे गलियारे में खड़े आरव और नीरज को लग रहा था जैसे हवेली अब सांस ले रही हो। हर दीवार से, हर फर्श से कोई धड़कन सुनाई दे रही थी जो उनके अपने दिल की नहीं थी। पीछे के दरवाजों से अब धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं, हंसी, सिसकियां, किसी के कदमों की आहट। नीरज ने कांपती आवाज में कहा, कोई हमें देख रहा है। और तभी पीछे के गलियारे से किसी छोटे बच्चे की हंसी गूंजी, मगर उलटी दिशा से, जैसे रिकॉर्ड को पीछे चलाया गया हो। फिर एक आवाज आई बिल्कुल पास से, आरव। आरव ने तुरंत मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। नीरज दीवार से लगकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर डर जम गया था,
किसने बुलाया तुम्हें? आरव ने पूछा। नीरज ने डरते हुए कहा, ये मेरी मां की आवाज थी, वही लोरी जो बचपन में सुनाता करती थी। आवाजें अब बढ़ने लगीं। हवेली के हर कोने से कोई ना कोई नाम लेकर पुकार रहा था। नीरज, घर चलो। आरव, पीछे देखो। जैसे जैसे वो गलियारे में आगे बढ़ते गए, कदमों के पीछे एक और कदम चलने लगे, उनकी चाल की नकल करते हुए। अचानक दीवार पर एक चेहरा उभरा, आंखें बंद, मुंह खुला और खून से लथपथ। नीरज ने चीख कर पीछे हटना चाहा, लेकिन दीवार से निकलता एक हाथ उसके कंधे पर आ गया। आरव ने मशाल आगे बढ़ाई और सामने देखा कि दीवार पर दर्जनों चेहरों के निशान थे जो अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। ये हवेली जिंदा है और ये हमें अपना हिस्सा बना रही है। आरव फुसफुसाया। एक दरवाजा सामने दिखाई दिया, खुला हुआ। अंदर गाढ़ा अंधेरा और बीचों बीच एक पुराना झूला झूल रहा था, बिना हवा के हिलता हुआ। नीरज को जैसे किसी ने पुकारा। उसने झूले की ओर कदम बढ़ाया। नीरज, नहीं, आरव चिल्लाया, लेकिन तभी सब कुछ शांत हो गया। नीरज वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखें सफेद थीं। उसकी गर्दन धीरे धीरे दाईं ओर मुड़ी और उसने कहा, मैंने उसे देख लिया है, वो अब मेरे अंदर है। आरव पीछे हट गया, लेकिन नीरज अब इंसान नहीं था। वो आवाज का एक माध्यम बन चुका था। झूले पर अचानक एक बच्चा दिखाई दिया, वही बच्चा जिसकी आंखें नहीं थीं। वो मुस्कुराया और कहा, एक और नाम बाकी है। आरव ने देखा दीवार पर अब उसका नाम भी खुद गया था। हवेली ने अब उसे चुन लिया था और आवाजें अब सिर्फ पीछा नहीं कर रही थीं, अब वो भीतर तक आ चुकी थीं। वो दरवाजा अब खुल चुका था और जैसे ही उसकी चौखट लांघी गई, हवेली का सारा माहौल बदल गया। नीरज और आरव अब एक ऐसी जगह थे जिसे किसी नक्शे में नहीं दिखाया गया था। दीवारें मिट्टी की नहीं, बल्कि किसी जीवित मांस जैसी लग रही थीं। हर सांस पर ऐसा लगता था जैसे ये कमरा उन्हें अंदर खींच रहा हो। कमरे के बीचों बीच एक गोल चबूतरा था, जिसके चारों ओर 13 नाम खुदे हुए थे। हर नाम के पास एक जलता हुआ दिया, सिवाय एक खाली जगह के। वो 13वां स्थान खाली था। आरव ने नीरज की ओर देखा। ये नाम, ये सब वही लोग हैं जो इस हवेली से जुड़े थे। वो 5 आदमी जिनकी तस्वीर हमें मिली थी, और शायद उनकी आने वाली पीढ़ियां। नीरज कांपते हुए बोला, इसका मतलब अगला नाम हम में से किसी का है। तभी कमरे की दीवारों पर आकृतियां उभरने लगीं। वो सब लोग जो पहले हवेली में मारे गए थे। टीना, रेहान, कुछ अनजान चेहरे और आखिरी में एक छोटा बच्चा। बच्चे की आंखें पूरी तरह काली थीं। उसकी उंगलियां दीवार पर खून से कुछ लिख रही थीं। नीव को नया नाम चाहिए। आरव ने अचानक महसूस किया कि उसकी जेब में कुछ गर्म हो रहा है। वो वही तस्वीर थी, खून से सनी। अब उसमें एक नया चेहरा दिख रहा था, नीरज का चेहरा। आरव चिल्लाया, नीरज भागो! लेकिन नीरज अब खुद नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं। उसने चुपचाप जाकर उस 13वें स्थान पर घुटने टेक दिए। कमरे के अंदरूनी हिस्से से एक भयानक गूंज उठी, मानो कोई दरारें चीख रही हों, और नीरज का शरीर अकड़ने लगा। उसका चेहरा ऊपर उठा और उसकी पीठ से खून बहता हुआ दिखा, जैसे कोई नाम उस पर खुद रहा हो। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा गायब था। दीवारों पर चेहरों ने बोलना शुरू किया, एक और चाहिए, हर नींव में एक नाम, ताकि हवेली सांस ले सके। आरव चिल्लाया, मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं बनूंगा। तभी बच्चा सामने आया। अब वो आरव के ठीक सामने खड़ा था। उसने पूछा, क्या तुम 13वां बनोगे? आरव ने कांपते हुए जवाब दिया, नहीं। बच्चा मुस्कुराया, तब कोई और बनेगा। और कमरे की सारी दिए एक एक कर बुझने लगे। केवल एक दिया जलता रहा, वो जो आरव के सामने रखा था। वो 13वां नाम अब जल रहा था। और फिर सब कुछ शांत हो गया। हवेली की हवा अब सांस लेने जैसी नहीं, निकलने जैसी लग रही थी। वो दीवारें जो चुप थीं, अब फुसफुसा रही थीं। हर ईंट जैसे किसी कहानी की गवाही दे रही हो। आरव और नीरज दोनों उस आखिरी दरवाजे से निकली आवाजों की दिशा में बढ़े। वो दरवाजा जो खुद खुला था, अब बंद हो गया था, लेकिन दरवाजे के बाहर की दीवार पर
एक नई दरार उभर आई थी। एक ऐसी दरार जो धीरे धीरे नीचे की जमीन तक फैल रही थी, जैसे कोई चीज नींव से ऊपर की तरफ रेंग रही हो। नीरज ने कांपती आवाज में कहा, हमें निकल जाना चाहिए आरव। लेकिन आरव जैसे किसी ट्रांस में था। उसकी आंखें दरवाजे पर लगी उल्टी हथेली को निहार रही थीं। फिर वो बड़बड़ाने लगा, ये हवेली आई नहीं थी, इसे बुलाया गया था और ये अब वापस नहीं जाएगी। तभी पूरे हवेली में जमीन हिलने लगी, दीवारों से खून टपकने लगा, पुरानी तस्वीरों के चेहरे घुलकर बहने लगे। बेसमेंट से एक भयानक आवाज आई, जैसे कई लोगों की चीख एक साथ गूंज उठी हो। नीरज ने आरव का हाथ पकड़ा, हमें भागना होगा। दोनों ने दौड़ना शुरू किया। वही रास्ता जो उन्होंने तय किया था अब बदल चुका था। सीढ़ियां जो ऊपर जाती थीं अब नीचे जा रही थीं। कमरे जो खुले थे अब ईंटों से बंद हो चुके थे। एक एक करके हवेली ने अपने हर दरवाजे को निगल लिया। तभी वे दोनों उस आंगन तक पहुंचे जहां सूखा कुआं था। लेकिन अब वो सूखा नहीं था। उसमें से कोई चेहरा ऊपर दिख रहा था, वही बच्चा बिना चेहरा, जिसकी आंखें लाल रोशनी की तरह चमक रही थीं। आरव वहीं ठिठक गया। मैं समझ गया, उसने कहा, तेरा भी नींव हम नहीं खोज रहे थे, वो हमें ढूंढ रही थी। और फिर आरव ने खुद को कुएं में झोंक दिया। नीरज चीख पड़ा, लेकिन तभी एक झटका लगा और हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर का कोहरा अब छुट चुका था। सूरज की हल्की रोशनी हवेली के फर्श तक पहुंच रही थी। नीरज धीरे धीरे बाहर निकला, अकेला। पीछे मुड़कर देखा, हवेली वैसी ही थी, शांत, ठंडी और स्थिर। पर उसकी आंखों में अब एक डर नहीं, एक सवाल था। अगर हवेली से निकला हूं तो फिर यह हवेली अब भी क्यों दिख रही है? तभी उसके पीछे किसी ने धीरे से फुसफुसाया, तेरहवां नाम अब पूरा हो चुका है और हवेली धुएं की तरह हवा में घुलने लगी। लेकिन उसका साया अभी भी वहीं था। नीरज दरवाजे के सामने जड़ बनकर खड़ा था और आरव के चेहरे पर वो संदेह, भय और विस्मय का मेल था जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक बड़ा सा चबूतरा जिसके चारों ओर दीवारों पर 13 हाथों के निशान थे। हर हाथ अलग आकार का, जैसे अलग अलग उम्र और शरीरों के। चबूतरे के बीच में रखी थी एक ईंट, गहरे लाल रंग की, मानो खून से रंगी हुई हो। ईंट के ऊपर खुदा था एक नाम, आरव मेहरा। नीरज पीछे हट गया। ये मजाक है ना? उसने कांपती आवाज में कहा। आरव कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें उस ईंट पर टिकी थीं, जैसे वो नाम उसे खींच रहा हो। फिर अचानक पूरे कमरे में गूंजने लगी वो उल्टी आवाजें, जैसे कोई किसी पुराने समय को वापस लाने की कोशिश कर रहा हो। हर दीवार फड़फड़ा उठी, जैसे कोई जीव जाग रहा हो। विद्या की आवाज आई, मगर वो विद्या नहीं थी। 13वां अधूरा था, तू आया है उसे पूरा करने। आरव ने नीरज की ओर देखा। अब समझ आया मैं क्यों चुना गया। फ्लैशबैक शुरू होता है। एक बच्चा 1996 में उसी हवेली के पास खेल रहा है। गांव में आग लगी थी। बच्चे के माता पिता गायब हो गए थे। उसे एक बुजुर्ग ने गोद लिया, शहर ले गया और उसका नाम रखा गया आरव। मैं वहीं का हिस्सा था हमेशा से। तभी नीरज की आंखों से खून बहने लगा। वो जमीन पर गिरा और चिल्लाया, आरव मत कर, ये तुझे निगल लेगा। मगर आरव अब जैसे किसी और के नियंत्रण में था। उसने वो आखिरी ईंट उठाई और चबूतरे के बीच रखे गड्ढे में रख दी। पूरी हवेली हिल उठी। छत से दीवारें बहने लगीं, जैसे लहू रिस रहा हो। हवेली के हर कोने से चीखें आने लगीं, टीना, रैहान, विद्या और अनगिनत अनदेखी आत्माओं की। आरव जमीन पर गिरा और चबूतरे से उठा धुआं उसकी देह में समाने लगा। फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह सरकार की रेनोवेशन टीम दोबारा हवेली पहुंचती है। हवेली पूरी तरह नई दिख रही है, चमकदार, संरचनात्मक रूप से परिपूर्ण। गाइड उन्हें एक व्यक्ति से मिलवाता है, इंजीनियर आरव मेहरा, जो अब इस हवेली का केयरटेकर भी है। उसका चेहरा शांत है, मुस्कान है, लेकिन उसकी आंखें अब लाल हैं और नीचे हवेली की 13वीं नींव में दीवार पर खुदा है
नीरज, वशिष्ठ,